अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। आज पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबरा मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने एक डिटेल प्रेस ब्रीफिंग दी और उसमें ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 4 साल मुकम्मल होने पे बताया गया कि क्या कामयाबियाँ आज तक पाक फ़ौज ने, पाकिस्तान की कौम ने हासिल की, और ये कहा कि टेररिज़म से टूरिज़म तक का सफ़र इंतहाई कठिन था। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। डस्का इलेक्शन को लेके पूरे मुल्क में बहस जारी है। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इसके नताइज का ऐलान नहीं किया है और जो एक तनाज़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, उस पर भी बहस हो रही है। दूसरी जानिब सेनेट इलेक्शन को लेके यूसुफ रज़ा गिलानी खासे मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान से भी उनकी मुलाकात हुई। फिर बीच में ये भी रिपोर्ट हुआ कि PTI के रहनुमा जहांगीर तरीन साहब से भी उनकी मुलाकात हुई, लेकिन इसकी तरदीद की गई जहांगीर तरीन साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी दोनों की जानिब से। हलीम आदिल शेख साहब की गिरफ्तारी का मामला भी है। गवर्नर सिंध ने ख़त लिखा है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, IG सिंध को हटाने की सिफारिश की है। ये मामला कितना सियासी है, कितना हकीकी है, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, ये जो बाय इलेक्शन हुए हैं पिछले एक हफ़्ते में, हमने देखा सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन बाय इलेक्शन में एक तरह से क्लीन स्वीप किया। थरपारकर में जीत गए, PS 43 से जीत गए, 88 से जीत गए। KPK में अपसेट हुआ, PK 63 में नून लीग ने वो सीट ले ली। डस्का का मामला अभी तक मुतनाज़ है। वज़ीराबाद में नून लीग जीती, कुरम में PTI ने एक सीट ली। ये क्या पाकिस्तान के जो नियर फ्यूचर में जो सियासी नक्शा है उसकी किसी हद तक अक्कासी कर रहा है? ये नक्शा इस बात की अक्कासी कर रहा है कि इसे आप हुक्मरान जमात PTI और उसके जो हवारी हैं कोalition में, उनकी कारकर्दगी पे एक किस्म का रेफरेंडम है। और ये इतना हौसला अफजा नहीं है। ये रेफरेंडम दो तरीके से, एक तो ये है कि उनकी इक़्तिसादी या इंतज़ामी कामयाबियाँ या नाकामियाँ, उसके ऊपर कि हुकूमत ने क्या परफॉर्म किया अपने, क्योंकि 5 साल के अरसे में से 2.5 साल तो गुजर चुके हैं। तो इस लिहाज से ये एक दूसरे जो एक मॉरल हाई ग्राउंड था PTI का कि जनाब ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो था वो पीपल्स पार्टी और PMLN के ऊपर करप्शन के अलावा ये था कि ये इलेक्शन इनके होते हुए साफ शफाफ नहीं होती, ये धांधली के मरतकब हुए हैं। बल्कि आपको याद होगा जब 2014 की धरना था, उसका बुनियादी तौर पे तल्लुक़ इसी बात से था कि ये इलेक्शन जो है ये चोरी किए गए। इस मामले में भी ज़रा थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि जो हुक्मरान जमात है कोई ऐसा कोई चीज़ सामने नहीं ला सकी कि ये इन्होंने कोई बेहतर, इनके हुकूमत में कोई बेहतर इंतखाबात हुए। बहरहाल सारी चीज़ों के मेरे ख्याल से कुछ दूररस नताइज हैं जो सामने आने शुरू हो जाएंगे। जी निज़ामी साहब, आप कह रहे हैं कि कुछ इशारे जो हैं ये माहौल दे रहा है। आपने 2014 के धरने की बात की, 126 दिन का धरना। बुनियादी नुकता ये था कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हों। उसके बाद इलेक्शन रिफॉर्म्स क्या हुई कि आज PTI भी इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रही है, नून लीग भी इलेक्शन कमीशन पे, पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन कमीशन पे। जब इतनी बड़ी एफर्ट थी, मैसिव धरना था, तो निज़ामी साहब जो खातिर खा रिफॉर्म्स चाहिए थी बिलखुसूस इस वक्त की हुक्मरान जमात को, PTI को, वो क्यों ना हासिल की जा सकी? इसलिए कि सारा जोर PTI का तकरीरों पे और दावों पे और इस चीज़ पे कि हुकूमत ना करने की, या कोई पहले कोई हुकूमत की नहीं, तो ना तजर्बाकारी का भी एक अंसर है, टीम नहीं बन सकी वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो अब आइंदा आने वाले दिनों में आपको सामने आने शुरू हो जाएगी कि वज़ीर-ए-आला पंजाब डिलीवर नहीं कर पाए, ना ये कर पाएंगे, और अगर इलेक्शन तक ही रहे तो मामलात ख़राब होंगे। ये वही मुखालफिन है जिनकी मुखालफिन के बावजूद, मुखालफत के बावजूद बुज़दार साहब जो है वो वज़ीर-ए-आला बनने में कामयाब हुए, और जिन ताकतों की या जिन फोर्सेस की या ज़ाती तौर पे उनको हमायत हासिल है बुज़दार साहब को, वो जो कि तो और बरकरार है अभी तक।
तो देखना यह है कि खान साहब के लिए ये बड़ा मसला होगा कि क्या करें, क्योंकि मामलात जो सामने आ रहे हैं उसमें वो बुज़दार को ब्लेम करेंगे जो उनका मुखालफिन है, लेकिन सवाल है कि बुज़दार साहब को खाली कैसे जिम्मेदार गर्दाना जा सकता है, क्योंकि ये एक वैसे तो पार्लियामेंट्री फेडरल सिस्टम है और 18th अमेंडमेंट के बाद कहते हैं कि सब कुछ मिल गया हुआ है सूबों को, लेकिन जो मौजूदा सिस्टम है वो काफ़ी हद तक सेंट्रलाइज्ड है। जी जी, पंजाब में इमरान खान का अमल दखल और फिर सारी चीज़ें वो अपनी जगह पे। दूसरे फिर ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, चीनी महंगाई, बद इंतज़ामी वगैरह, ये जो दूसरे मामलात हैं, इनका आप सारा ब्लेम जो है वज़ीर आला पंजाब को तो नहीं दे सकते कि जी अंडे क्यों महंगे हो गए फॉर एग्जाम्पल। जी ठीक है। अच्छा निज़ामी साहब, ये एक ज़रा ब्रीफली बता दें, आप जो बात की कि बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ छुरियाँ तेज़ हो जाएंगी। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपके वक्त आपसे गुफ्तगू करते हैं। निज़ामी साहब, आपने कहा कि बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ अब छुरियाँ तेज़ हो जाएंगी, इसमें क्या है? एक तो ये जो इंतखाबी ग्राउंड पे एक तरह से इतना मैसिव अपोजिशन की जमातों को अवाम की तरफ से रिस्पांस मिला और उसकी बुनियाद क्या गवर्नेंस थी, उस वजह से होंगी, या दूसरा जो तहरीकी अदम एतमाद का एक मोटिव है अपोजिशन का, उसका आगाज़ पंजाब से होगा? क्या ये दोनों वजूहात हैं? जी देखें, एक पहली वजह तो बड़ी पक्की है, वो ये है कि ये सारा प्रोपेगेंडा कि जनाब ये जो है ये पीडीएम की तहरीक बिल्कुल नाकाम रही है, ऑपोजिशन के पल्ले कुछ नहीं है, लोग इनके कॉल पर निकलते नहीं हैं, ये कुछ बातें सही भी हो सकता है, लेकिन इन ज़िमनी इंतखाब में साबित हुआ है कि ऑपोजिशन की तहरीक ने और लोगों के जेबें जो काटी गई हैं उसका बैलेट बॉक्स पे पीपल्स पार्टी के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ क्या है जो सारा असर है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब से पूछ, जावेद साहब कैसे मिजाज हैं? आपको भी और राना सनाउल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामी साहब विलन करार दिया जा रहा है वोटों का डाका डालने पे, तो इसके बारे में क्या राय है आपकी अपनी कि ये काम कैसे आपने इतनी खूबसूरती से किया? देखिए निज़ामी, गुजारिश ये है कि कोई ये कहे कि इलेक्शन पे डाका आज डाला है, कोई कहता है कि इलेक्शन पर डाका पिछले 72 सालों से पड़ता आ रहा है। अब आप ये देखें कि चारों सूबों में ज़िमनी इंतखाबात हुए और उसमें हुकूमती जमात का हशर लोगों ने क्या किया। अगर आप इलेक्शन डे को देखें तो उससे पहले आपको 3-4 दिन पीछे जाना पड़ेगा। 3-4 दिन पहले से वज़ीराबाद और डस्का में फायरिंग की जा रही थी। किसी ने चेक किया कि ये फायरिंग कौन करने वाले लोग हैं? जी जावेद साहब, ये जो रिजल्ट, ये सवाल तो आपसे होना चाहिए ना कि ये सब आपके लिए, क्योंकि मोहतरमा मरियम ने तो कहा है पूरे इलेक्शन ही असर लॉ होना चाहिए बजाय के नलकों की, सिर्फ नलकों, क्योंकि मार्जिन को 5000 है कुछ तरह बनता है। तो इस बारे में क्या ये टेक्निकली क्या आपकी अपनी पोजीशन क्या है? मैं निज़ामी साहब पहले तो ये अर्ज़ कर दूं, जो फैसल बात कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल वो मुनासिब नहीं है कि दोनों तरफ से इल्ज़ाम लग रहा है। दोनों तरफ हुकूमत किसकी है? पहले नंबर तो ये है, इंतज़ामी मशीनरी किसके पास है? अगर हमने किसी जगह पे कोई गड़बड़ की है बकौल पीटीआई के या उनसे मुतासर होकर जो फैसल बात कर रहे हैं, तो भाई हमें पकड़ा जाना चाहिए। उनके पास कोई फुटेज है, उनके पास कोई सबूत है, तो बिल्कुल अगर हमने किसी जगह ऐसी कोई गैर कानूनी हरकत की है तो बिल्कुल हमें गिरफ़्तार होना चाहिए। और अगर सारा दिन फायरिंग करने वालों को प्रोटेक्शन जो है वो इंतज़ामिया देती रही है, तो फिर इससे आप को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। जहाँ तक आपका सवाल है कि 5000 के मार्जिन पे, तो निज़ामी साहब अगर फॉर्म 45 जो कि हमें इल्म था कि ये फॉर्म 45 अगर हम ना लेंगे तो ये बड़े वसी पैमाने पर गड़बड़ करने वाले हैं, सुबह से शाम तक जो कुछ होता रहा उसको भी अलग कर दें
कि हमारे पोलिंग स्टेशनों पे लोगों का रश होने के बावजूद 12 बजे दिन के दरवाजे बंद कर दिए गए पोलिंग स्टेशनों के, किसी को अंदर जाने नहीं दिया गया। इसके बावजूद हम कहते हैं कि जो फॉर्म 45 पे उन्होंने रिजल्ट दिया 360 पोलिंग स्टेशनों का, वो रिजल्ट अनाउंस कर दें। अगर आप रीपोल नहीं करवाना चाहते तो 360 पोलिंग स्टेशनों का हमारे पास 45 फॉर्म पर रिजल्ट मौजूद है। उसकी काउंटिंग के मुताबिक हम 5200 वोटों से जीत रहे हैं, फिर वो अनाउंस कर दें। और अगर आप समझते हैं कि तमाम सबूत मिल गए हैं जो चीफ इलेक्शन कमीशन ने उस पर जो स्टैंड लिया, जो उसको नोटिस किया, उसके बाद तो फिर कोई जवाब नहीं रहता कि रीपोल ना हो सके। अब ये तो नहीं हो सकता। हमने उस रात आरिफ निज़ामी साहब उनको 2 इलेक्शन कमीशन जो हैं चीफ इलेक्शन कमीशन 2 दरखास्तें उनको सबमिट की। एक दरखास्त हमने कहा कि 23 पोलिंग स्टेशनों से प्रिजाइडिंग ऑफिसर समेत तमाम सामान जो है वो गायब कर दिया गया है। और हमने एक साथ दरखास्त दूसरी ये दी कि 12 पोलिंग स्टेशन थे ऐसे जिन पर कम से कम 6-6 घंटे पोलिंग स्टेशन बंद रहा है, उस पर भी रीपोल करवाया जाए। अगर वो समझते हैं कि ये 2 दरखास्तें, एक जहाँ 6 घंटे बंद रहा है पोलिंग स्टेशन वहाँ भी बनता है, जहाँ 2 कत्ल हुए हैं वो भी रीपोल बनता है, और 23 पोलिंग स्टेशन जहाँ से प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को गायब कर दिया गया वो भी बनता है। ये 36 के करीब पर बनते हैं पोलिंग स्टेशन। इस पर पार्शल अगर करवाना है तो इस तरह करवा लें, हमें तो किसी पे कोई इतराज़ नहीं है। और उस रात आरिफ निज़ामी साहब आरओ के ऑफिस में उनके कैंडिडेट मौजूद थे, मल्ली साहब, और जब हमने कहा कि 23 पोलिंग स्टेशन के उसको रीपोल की तरफ ले जाएं तो आरओ साहब की मौजूदगी में उन्होंने तस्लीम कर लिया पीटीआई के बाकी लोगों ने। तो जो कैंडिडेट थे मल्ली साहब, उन्होंने कहा जी 23 शहर के जो हैं पोलिंग स्टेशन उन पर भी रीपोल होना चाहिए। हमने उसको भी तस्लीम कर लिया। हमने कहा कि ठीक है 23 ये और 23 वो। एक ब्रेक लेते हैं मियां साहब। मियां साहब के बाद आपसे जानते हैं कि आप हल्के में, पूरे हल्के में री इलेक्शन चाह रहे हैं, या जो मुतनाज़ पोलिंग स्टेशन हैं जिनके रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुए या जिनके लोग आगे पीछे हुए, उस पर रीपोल चाह रहे हैं। बेसिकली नून लीग मुतमन्नी किस बात की? ब्रेक के बाद जानते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब, आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, बुनियादी तौर पे ये डस्का वाले मामले में नून लीग चाहती क्या है? पूरे हल्के में री इलेक्शन, मुतनाज़ा जो पोलिंग स्टेशन हैं उन पे री इलेक्शन, या फॉर्म 45 के तहत जो अभी काउंट हो चुके हैं वोट्स रिज़ल्ट अनाउंस करना? बेसिकली नून लीग चाह क्या रही है? नहीं फैसल, असूलन तो जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस किया और जो सबूत अब तक सामने आए हैं, कोई जवाब नहीं रहता कि रीपोल ना करवाया जाए, री इलेक्शन ना करवाया जाए। उसकी वजह यह है कि आप देखें सारा दिन ये कोई तोरा बोरा थोड़ी था, ये अफ़गानिस्तान का कोई ऐसा हिस्सा थोड़ी था कि जहाँ जो चाहे वो करता जाए और उसे चेक करने वाला कोई ना हो, कोई रियासती अदारा नज़र ना आपको आए। बदकिस्मती है कि 2018 में जो बातें हमने की थी शायद उसको किसी और तनाज़र में लिया गया था, और जो सबूत हमने उस वक्त भी दिए थे उस पर उस तरह कान ना धरे गए या उस तरह उसको ना देखा गया। मगर यार 2.5 साल बाद उसी तारीख को बदतरीन अंदाज में दोहराया जाना, ये अदारों पर अदमे एतमाद की तरफ उकसाया जा रहा है। लोगों को अदारों के सामने खड़ा किया जा रहा है। अगर लोगों का अदारों से एतमाद उठ जाए तो फिर मुझे बताएं कि आप पाकिस्तानी कौम को यकजा कैसे कर सकेंगे, इन मसाइल से आप निकल कैसे सकेंगे। जब आपका वोट चोरी हो जाए तो फिर आप ये कहने में हक बजानब होंगे कि हर डिपार्टमेंट से आपको शिकायत पैदा होएगी और वो बढ़ती जाएगी। यही हो रहा है हमारे साथ।
आप 2.5 सालों में अगर वोट चोरी ना हुआ होता तो आज लोगों को जो शिकायत रियासती मशीनरी से हैं, डिपार्टमेंट्स से हैं, ये कभी इस तरह 72 सालों में देखने में नहीं आई जो आज आवाज़ें उठ रही हैं। कभी ऐसा आपने देखा? ये तो होता था बैलेट बॉक्स जो है वो कोई उठा के ले जाता था, बैग जो वोट के थे वो उठा लिए जाते थे, मगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर 72 सालों में आपने नहीं देखे होंगे कि उनको कोई उठा के ले जाए, जी निजामी साहब उठा के ले जाए और फिर बाद जमात वापस ले आए। तो मियां जावेद साहब, इसका मतलब है कि जैसे पीटीआई कहती थी, आप भी आज ऐसे नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है ये वो साफ शफाफ इलेक्शन जो है उनके इनकाद के ज़िम्मन में दुरुस्त रोल नहीं अदा कर पा रहा। नहीं आरिफ निज़ामी साहब, पीटीआई का कहना और हमारे कहने में फ़र्क बुनियादी ये है कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अनाउंस नहीं किया जा रहा और हमारी ख्वाहिश है कि इंसाफ के असूलों पर मबनी चीफ इलेक्शन कमीशन को जो उनके इख्तियार में है वो फैसले दिए जाने चाहिए, जो किसी हद तक उन्होंने उस दिन 19 तारीख को रात गए सही, 20 तारीख की सुबह ही सही, मगर उन्होंने उसका नोटिस लिया जो इंतहाई बेज़ाब्तियाँ हुई थी उस पर। अब देखने वाली बात यह है कि एक तो ये है कि हम एक पार्टी हैं, हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हम ये कहते हैं कि उसमें हमें भी पार्टी बनाया जाए, हमें भी सुना जाए, ताकि हम मज़ीद सबूत जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमीशन के सामने रख सकें। और जब हम उनके पास सामने सारे सबूत रखेंगे तो उनको आसानी होगी फैसला करने में और लोग भी मुतमिन हो सकेंगे कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने जो एतमाद बहाल करने की एक कोशिश की है अदारे के हवाले से लोगों का, उस पर काफ़ी हद तक काम हुआ है। जी अब्बासी साहब। जी निज़ामी साहब, चलें ये तो हो गया। अच्छा, इस सारे शोर में निज़ामी साहब पहले ज़रा आपसे मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करें। पीडीएम ने बड़े पुरतपाक अंदाज में अनाउंस किया था लॉन्ग मार्च। अब हम ये देख रहे हैं 1-1.5 हफ्ते से ज़िमनी इलेक्शन जो सबसे बड़ी बहस चल रही है, सेनेट इलेक्शन बहस चल रही है, और कोई राब्ता मुहिम ऐसी लॉन्ग मार्च के लिए हमें नज़र नहीं आ रही पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। तो क्या कोई जादू की छड़ी होगी कि एकदम से लोग 26 मार्च को उठ खड़े होंगे और वो लॉन्ग मार्च के लिए निकल पड़ेंगे, या फिर ये लॉन्ग मार्च सिर्फ एक टूल था, कुछ प्लान बदल गया है? निज़ामी साहब, आपकी राय। देखिए मियां जावेद लतीफ़ साहब इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं, मैं तो तर्जुमान नहीं उनका, लेकिन मेरी राय में ये तो उन्होंने पीडीएम ने बाकायदा अनाउंस कर दिया था कि हम ये बाई इलेक्शन और सेनेट के लिए इंतखाबात के लिए थोड़ा सा जो अपनी अवामी राब्ता मुहिम के जलसे वगैरह वो मौखर करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो मैंने अपना जो आर्टिकल लिखता हूँ 92 का उसमें भी लिखा है कि ये जो तासर पैदा हुआ था ना कि पीडीएम की बिल्कुल तहरीक नाकाम रही है, इन इलेक्शन से ऐसा नहीं लगता। कि मेरा मकसद है कि लोग वाकई फील कर रहे हैं जो क्रंच है इस हुकूमत की अदम कारकर्दगी या ख़राब कारकर्दगी। ऐसा ना होता तो आज का मैं बल्कि मियाँ साहब से उनकी राय भी लूँगा कि सिंध में तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ के बारे में या काफ़ी पीटीआई ने अर्बन सिंध में भी बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई इन इलेक्शन से पता लगा कर कतन दाल निकली। इनके अपने गढ़ में खटक फैमिली का झगड़ा जो है बीच चुराए के आके फूटा, उनके अपने भाई जो है उनको मुबारक कर दिया गया। पंजाब के बारे में तो अभी हम बात कर ही रहे, और केपी में तो मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया है बलूचिस्तान में भी कोई इतना काबिल ज़िक्र नतीजा नहीं है। तो ये ओवरऑल सूरत हाल में मेरा तो ख्याल है कि पीडीएम को अपनी कारकर्दगी कर बहुत खुश नहीं तो मुतमईन होना चाहिए। जी मियाँ साहब। मियाँ साहब नहीं, आरिफ अब्बासी साहब, आरिफ निज़ामी साहब सॉरी,
उन्होंने जो एनालिसिस किया है फैसल वो बिल्कुल ठीक है। वजह यह है कि आप ये देखें कि कौन सा 2.5 सालों में इन्होंने ऐसा तीर मारा था कि लोग इनकी तरफ राग़ब होते। अब आ जाएँ इलेक्शन के हवाले से भी आप जान गए हैं, और जहाँ तक 26 मार्च का आप बात कर रहे हैं फैसल, लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो हमने 3 मार्च जो सेनेट का इलेक्शन है इस तक जो है वो मौखर की थी, जलसे जुलूस या रैलियाँ। अब 3 मार्च के बाद वो सिलसिला दोबारा से ना सिर्फ शुरू होगा, और जहाँ तक आप फरमा रहे हैं कि लोग चार्ज कैसे होंगे, ये तो नहीं होगा कि एकदम 26 को लोग बाहर निकलें। तो आपने कल डस्का में देखा कि रात 12 बजे हम अनाउंस करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हम अपने कैंडिडेट नौशीन जो इफ्तिखार हैं उनके घर पे करेंगी, तो वो जलसा बन गया। आप इससे अंदाज़ा करें कि 4-5 घंटे के मार्जिन पे हज़ारों लोग जो इकट्ठे हो जाते हैं, वो बेदार हैं कि हमारे साथ 2.5 सालों में खलवाड़ क्या हो रहा है। और हम समझते हैं कि नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो मकबूल न सिर्फ हुआ है बल्कि वो असर कर गया है ग्रास रूट तक भी, कि लोग समझते हैं कि गोलियों की बुछाड़ में भी माएँ, बहनें, बेटियां, बच्चे, बुजुर्ग गोलियों की बुछाड़ में खड़े थे और अपने वोट का दिफा भी कर रहे थे। आपने देखा कि सुबह 8 बजे तक रात सारी लोग जो हैं आरओ के ऑफिस के बाहर खड़े रहे हैं कि हमने किसी सूरत जाना नहीं है जब तक हमें हमारा रिजल्ट ना दिया जाए। तो ये चीज़ें हैं, और जो नवाज शरीफ का बयानिया था वही पीडीएम का बयानिया है। तो पीडीएम का बयानिया कैसे गैर मकबूल हो गया? एक तरफ हम जीत भी रहे हैं, एक तरफ लोग बाहर भी आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ़ साहब वक्त का। फयाजुल हसन चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सूबाई वज़ीर हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया चौहान साहब, आपके वक्त का। आपकी तरफ आते हैं निज़ामी साहब, आपने अभी केपीके का जिक्र किया, ये पीटीआई को क्यों सुबकी हुई? आप कुछ इख्तलाफ की बात कर रहे थे बरादरान के दरमियान, परवेज़ खटक और लियाकत खटक से मुताल्लिक कुछ। हाँ जी, ये आपको पता ना कि परवेज़ खटक बतौर वज़ीर आला उनके काफ़ी अहल खाना जो थे उनको अकोमोडेट किया गया था। मेरे ख्याल से 6 थे उस वक्त, अब भी शायद इससे कम ना हो। और परवेज़ खटक साहब ने इस ज़िमनी इंतखाब में भी अपने भाई के बेटे को, ग़ालिबन असद नाम था उनका, उनको इग्नोर करके जो सीट जिसकी वजह से खाली उनको दी वो सीट। और इस पे भाईजान जो थे नाराज़ थे, और उनके जो बेटे हैं उन्होंने अमली तौर पे PMLN का सबूत दिया, को सपोर्ट किया कैंडिडेट को। तो उसके नतीजे में ये इख्तलाफात सामने आए और सीट हार ही गए वो, जो कि हारना था उन्होंने। जी चौहान साहब, ये ज़िमनी इलेक्शन के नताइज और आपकी हुकूमत की कारकर्दगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो अभी जो नून लीग के साहब बहादुर कह रहे थे कि इन्होंने कौन से तीर मारे थे जिसकी वजह से लोग इनको वोटें देंगे, इन्होंने जो स्टिंगर मिसाइल छोड़े हुए थे ना, और पेट्राइट मिसाइल छोड़े हुए थे, उसके नतीजे में मैं आपके सामने थोड़ा सा एनालिसिस रख देता हूँ। आप और निजामी साहब जरा केयरफुली इस पूरे एनालिसिस को आप सुनिएगा और आपके जरिए से आवाम भी सुनेगी। 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन में नून लीग अकेली इलेक्शन लड़ी थी और उसने PP 51 के अंदर उनके कैंडिडेट ने 60,000 वोट लेके जीते थे और हमने 27,000 वोट लिया था हमारे कैंडिडेट ने। इसी तरीके से आपका जो NA 75 है डस्का का, यहाँ पर 1,10,000 वोट लिए थे नून लीग ने और वो जीते थे, और हमारे कैंडिडेट ने लिए थे 67,000, और अकेली नून लीग इलेक्शन लड़ी थी। यहीं पर पीपल्स पार्टी भी वोट ले रही थी, यहीं पर ये MMA भी वोट ले रही थी और बाकी पार्टियां वोट ले रही थी। अब की बार ये सारी पार्टियां मिक्स 4 पार्टी, ये ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन PDM के नाम पे इकट्ठी थी और सबका होली सोली मुश्तरका कैंडिडेट था वजीराबाद में, और इनका कैंडिडेट ले रहा है वोट 53,000। 60,000 से 53,000 पे चारों जमातें मिलकर आती हैं। हम अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम आए 27,000 से 50,000 के ऊपर, और इसी तरीके से डस्का के अंदर हम 67,000 से आए हैं, विनिंग पे 1,16,000 पे, और ये चारों मिलके भी जो है ना ये तकरीबन 1,10,000 पे आए जो ना। एक तो ये एनालिसिस आप सामने रख लें। नौशहरा का मैं आपके सामने रखूं, नौशहरा शहर के अंदर और वहां डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 जमातें हैं जो तकरीबन 19-20 के फर्क से आपका वोट बैंक रखती हैं। PTI है, ANP है,
JUI है, पीपल्स पार्टी है और नून लीग है। 2018 के इलेक्शन के अंदर हमने जो इलेक्शन जीता, हमारा कैंडिडेट ले रहा है 22-23 हजार और 16 हजार ले रहा है पीपल्स पार्टी का, नहीं नून लीग का, 13-14 हजार ले रहा है पीपल्स पार्टी का, 13-14 हजार ले रहा है ANP का, 13-14 हजार के राउंड अबाउट ले रहा है JUI का। ये वहां पर सारे इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़े और सिर्फ 7 हजार की लीड से जो ये इन्होंने इस दफा इलेक्शन जीता। अब इस पूरे एनालिसिस की रोशनी में ये जो साहब बहादुर अभी आपको कह रहे थे क्या तीर चलाए, इनको कहो कि जो स्टिंगर मिसाइल तुमने चलाए थे उसकी वजह से जो है वो आवाम जो है वो हमें यहाँ से अगले वोट बैंक की तरफ, और मजीद हमारा 110% वोट हमारा जनाब PP 51 में भी बढ़ा और हमारा जनाब दस्का में भी बढ़ा। निजामी साहब, ये सारी सिचुएशन मैंने आपके सामने रख दी है। अब जहां से ये नहीं है, वहां से मीठा मीठा हाप हाप, जहां से हार गए वहां पे कड़वा कड़वा थू थू। हाँ देखे ना, ये जो चौहान साहब फरमा रहे हैं इनका एनालिसिस भी अपनी जगह पे वजन रखता है। लेकिन एक की जो चौहान साहब की जो एक सिलसिला चल सका है कि जी हम वज़ीर आला पंजाब पे नजला कराया जा रहा है कि उनकी वजह से पंजाब में बड़ी खराब कारकर्दगी इस इलेक्शन में हुकूमत की, इसकी क्या जवाब है? मैंने आपके सामने निजामी साहब सारा एनालिसिस रखा है और ये मैंने ना हवाई बातें नहीं की हैं। अभी आप ना फैसल की ड्यूटी लगाएं कि दरमियान में मेरी गुफ्तगू के दरमियान में ना गूगल में जाएं और इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये तीनों जनाब हलकों के जनाब आप इलेक्शन 2018 का रिजल्ट देख लें। एग्जैक्ट और करेक्ट मैंने आपको फिगर्स दिए हैं। तो भाई बुजदार साहब की क़यादत में तो हम आगे। चौहान साहब एंड रिजल्ट पे आए ना, एंड रिजल्ट पे आए। KPK में आप हार गए, PK 63 में आप हार गए। 110% वोट बैंक हमारा बढ़ रहा है। सर एंड रिजल्ट देखे, छोड़े वोट बैंक बढ़ने को इस तरह। यार एंड रिजल्ट तो फैसल एक वोट से भी बंदा जीत जाता है। हाँ। एंड रिजल्ट तो ये होता है एक वोट से भी जीत जाता है, लेकिन असल जो एनालिसिस पॉलिटिकल एनालिसिस होता है, जो डीपली एनालिसिस होता है, जो जितने सियासी असर और रसूख रखने वाले और सियासी दिमाग रखने वाले लोग हैं वो पूरा कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, पार्टियां कहाँ जा रही हैं, कहाँ आ रही हैं, वोट बैंक किधर जा रहा है, किधर आ रहा है। ये चारों मिलके भी इनका वोट बैंक नीचे आ रहा है और हमारा अकेले में वोट बैंक 110%, 120% PP 51। परवेज खटक साहब से अदावत क्या सिर्फ भाई को ही थी या दीगर भी KPK के PTI के जो ग्रुप्स हैं, जो लोग हैं, उनको भी थी? तो इंडिजीनियस हो गया ना फैसल भाई, वहां का तो सूरत ही अजीबो गरीब है। आप यकीन जाने 5 पार्टियां 19-20 के फर्क का वहां पे वोट बैंक रखती हैं। आप पिछले कई इलेक्शन उठा के देख लें, आप पिछले 4 इलेक्शन उठा के देख लें, नौशहरा के अंदर ANP का भी वोट बैंक तकरीबन उतना ही है, नून लीग का भी उतना ही है, पीपल्स पार्टी का भी उतना ही है और PTI का भी उतना ही है और JUI फजल रहमान का भी उतना ही है। अब ये चारों मिलके यार एक ANP का अपना कैंडिडेट था चौहान साहब, ANP का अपना कैंडिडेट था, JUI और PP ने सपोर्ट किया है। JUI PP नून लीग और PTI ने भी सपोर्ट किया है नून लीग के कैंडिडेट को। हाँ, तो फिर ये कोई जीत तो ना हुई। मैं तो कहता हूँ ये जीत के भी हार गए हैं, शर्म से डूब मार जाना चाहिए जना। इनको 7 हजार की लीड, इनको तो कम से कम 40-50 हजार की लीड से जीतना चाहिए था नौशहरे में। निजामी साहब जी हाँ, ये तो तज्जिए होते रह गए, लेकिन बहरहाल मेरी अपनी राय ये है कि ये बाई इलेक्शन जो है इसमें काफ़ी असबाक हैं तमाम सियासी जमातों के लिए। हुक्मरान जमात के लिए तो ये है कि ये इलेक्शन जो है ये इसमें जो बदनज़मी देखने में आई बाई इलेक्शन में, ये कोई इलेक्शन के लिए अच्छा नेक शकून नहीं है। दूसरे, हुकूमत जो है उसकी जो अपनी कारकर्दगी है मौजूदा हुकूमत की 2.5 साल में, वो भी एक किस्म का रेफरेंडम था जिस वजह से शायद कहीं वोट बैंक बढ़ा हो, लेकिन अमूमी तौर पर लैक लस्टर लिया। तीसरे ये कि कोई अपोजिशन जमातों की कमर तोड़ी है हुक्मरान जमात ने 2.5 साल में, उसके भी शायद मुझे नहीं नज़र आया कम अज़ कम, क्योंकि लोगों को टूटने की बजाय PMLN से PMLN कंसोलिडेट होती हुई नज़र आई। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक जो है बरकरार है उस तरह। जी बिल्कुल ऐसे किसी तरह काबिल गौर है हुकूमत के लिए। ये चौहान साहब इस पे कमेंट करें, जो आप चौहान साहब दलील दे रहे हैं, यूँ तो थर में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है। बात ये है कि ठीक है आपका वहां पे वोट बैंक बढ़ा है, मैंने तो आपको पंजाब और नौशहरा का एनालिसिस आपके सामने रख दिया और एग्जैक्ट 100% करेक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखे हैं। इसकी रोशनी में तो चला आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि 4 पार्टियां मिलकर इलेक्शन लड़ रही हैं और फिर भी जनाब नताइज क्या है। लेकिन एक चीज, ये जो आपने कहा ना पंजाब हुकूमत की और इंतजामिया की कारकर्दगी इलेक्शन के हवाले से, निजामी साहब आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि जब इलेक्शन अनाउंस होता है
तो जितनी इंतजामिया और पुलिस है वो इलेक्शन कमीशन के मातहत हो जाती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मुल्क के आइन के मुताबिक। अब इलेक्शन कमीशन के अंडर सारे मामला थे, पुलिस भी थी और इंतजामिया भी थी। फिर जो सबसे बड़ी बदमाशी गुंडागर्दी नून लीग ने की, इलेक्शन के दिन सुबह ही 8 बजे से दिखाना शुरू किया सारे टीवी चैनलों ने। राणा सनाउल्लाह साहब जनाब एन पोलिंग स्टेशन के गेट के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 12 बजे और नवीद सुना रहे हैं जनाब मुबारक हो, हम इलेक्शन जीत गए हैं, शेरों की लाइनें लगी हुई हैं। क्या ये इलेक्शन के अंदर इंटरवीन नहीं था? क्या ये वोट बैंक को मुतासर करने का जना ये तरीकेकार नहीं था? क्या ये इलेक्शन कमीशन के रूल एंड रेगुलेशन की वायलेशन नहीं थी? इनकी अजमा बुखारी, ये जो जिन साहब को आपने लिया हुआ था, ये इनके 75 MNA MP अपने गुंडे मस्टंडे लेके जनाब वहां थंदलाते फिर रहे थे और फिर उसी माहौल की वजह से वहां पे जनाब तो गारतगरी का माहौल हुआ, उसी की वजह से महर माजिद हमारा कारकुन शहीद हुआ। तो ये सारी गुंडागर्दी इन्होंने क्यों की? इनके लिए जिंदगी और मौत का मसला था, हमारे लिए तो नहीं था। हमारी तो दोनों सीटें नहीं थी, हम तो लूजर थे 2018 के अंदर, हम हार भी जाते तो क्या होता, लेकिन इनके लिए जिंदगी और मौत थी। तो इस जिंदगी और मौत की वजह से इन्होंने बदमाशी, गुंडागर्दी, धांधली, हर चीज की वहां पे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब। आप एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। बिलखुसूस हलीम आदिल शेख साहब की जो गिरफ्तारी है और जो इल्ज़ाम उन्होंने आयद किया है कि उन पर तशद्दुद किया गया है, इससे मुतालिक भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, ब्रेक से पहले हम इलेक्शन की बात कर रहे थे, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पे बात कर रहे थे। कुछ इक़दाम ऐसे हैं जो बड़े आउट ऑफ बॉक्स हैं बुज़दार साहब के। मिसाल के तौर पे जिस तरह रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप जो अनाउंस किए, 1 अरब रुपए लागत है और 891 ग्रेजुएट्स के जो ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, 14,000 के करीब इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए हैं। इस तरह के इक़दाम तो पहले भी हमें देखने को नहीं मिलते थे और फिर ये इक़दाम जो अवाम हैं, यकीनन काबिल तारीफ़ है और ये नेक काम भी है। और जो भी तालीम पर सर्फ किया जाए और बढ़ाने के लिए जो है लोगों का शऊर अवाम का, इसकी तारीफ़ ही जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और ये अच्छी बात है कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर की प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन की तरफ है। जी बिल्कुल ठीक है। निज़ामी साहब, और भी कुछ अगर सोशल वेलफेयर के हम देखें तो बुज़दार साहब के ऐसे काम हैं जो बड़ी जदीद और मॉडर्न खतूत हैं, उन पे उस्तवार हैं। लेकिन अगेन अब इसकी प्रमोशन कितनी हो पा रही है? प्रमोशन से याद आया, चौहान साहब जब थे तो वो तो प्रमोशन होती ही रहती थी। अब मौजूदा फिरदौस साहिबा भी कोशिश तो करती हैं, लेकिन बहरहाल ये कुछ हैं जो डिफरेंट चीज़ें बुज़दार साहब की जानिब से की गई हैं। असल में इससे बात यह है कि जो प्रमोशन भी होती है वो फी सबीलिल्लाह होती है, लेकिन आप प्रमोशन करने के लिए इनको चाहिए कि अपने जो उनके स्पीकर है ना पंजाब असम्बली के, परवेज़ इलाही, इनके साथी जो हैं, उनसे मशवरा करना चाहिए कि वो किस तरह उन्होंने अपने प्रोग्राम को किस तरह प्रमोट किया, आवाम में इतना मकबूल बनाया कि आज परवेज़ इलाही को कोई नहीं जानता। उन प्रोग्रामों को लोग ना सिर्फ पहचानते जानते, उससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। निज़ामी साहब, इस सारे माहौल में परवेज़ इलाही कहाँ पे हैं? सेनेट इलेक्शन, नदम एतमाद की बातें, बाय इलेक्शन, काफली किस पोजीशन पे? परवेज़ इलाही साहब अपना मुतमईन है, उनके कुछ न कुछ सुलह भी हो गई हुई है, उनके वहाँ मुतालबात भी मान लिए गए हैं और वो मुतमईन है। और जब तक वो हुक्म के ग़ुलाम है, जब तक वो ऐसे ही होगा, बाद अज़ां वो अपनी लॉयल्टी तब्दील भी कर सकते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर तो ख़ास वो कोई इमरान खान के कोई फ़ैन नहीं है। जी निज़ामी साहब, हलीम आदिल शेख साहब अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली, उनकी गिरफ़्तारी, पहले इल्ज़ाम लगा कोबरा छोड़ा गया जो उन्होंने मार दिया उनके सेल के अंदर, फिर ये ख़बर आई कि उन पर तशद्दुद किया गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा है और सिफारिश की है कि IG सिंध मुश्ताक महर साहब को हटाया जाए, इनकी सियासी वाबस्तगी है। ये बज़ाहिर सिर्फ क्या सियासी मामला ही है और सिंध हुकूमत कह रही है कि इलेक्शन कमीशन के कहने पे हमने ये मुकदमा किया है, ये FIR की है, ये ऊँट किस करवट बैठेगा? हाँ, इमरान इस्माइल साहब जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें भी कर रहे हैं। बस उन्होंने इस बात की साथ ही साथ तरदीद की है कि हमारा गवर्नर रूल लगाने का कोई ना इरादा है, ना कोई इंक्लिनेशन है, लेकिन साथ ही कह दिया है कि फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत को बदतरीन नताइज के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दरअसल यही बात मैं अर्ज़ कर रहा था कि
ये कंडक्ट जो है इलेक्शंस का फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से उसके इंतजाम जो है, अगर टेक्निकली चौहान साहब ठीक कह रहे थे कि ये इलेक्शन कमीशन कराती है, लेकिन अगर यही बात है तो चौहान साहब ने ये नहीं बताया। मेरी बात को वो कहने लगे कि ये हमारी तो होती नहीं एडमिनिस्ट्रेशन। क्या ये इसीलिए है कि आईजी और जो बाज़ और अहदेदार हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन का फ़ोन ही सुनने से इनकार कर दिया? इतने बाख्तियार है चीफ इलेक्शन, ये भी तो हुआ ना। निजामी साहब, अली जैदी साहब जो विफाकी में साहब ने कहा कि सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। निजामी साहब, अली जैदी साहब हमारे साथ हैं। जी 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 जैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम, कैसे सर? कैसे मिजाज है हजूर? मालिक का एहसान है। आपके होते हुए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की पिटाई हो गई वहां और साहब छोड़े गए उनके और अली मादल शेख पे। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। मैं आपको एक चीज याद दिला दूंगा कि कोई डेढ़ साल पहले हमारे एक एमपी हैं जिनका नाम है रमजान घासी, लियारी से हमारे एमपी हैं। पीपल्स पार्टी के एक काउंसलर के बंदा था, उसने उनको गोली मारी थी पाँव में और वो अस्पताल रहे, 1.5 साल तक निगड़ाते रहे, उनकी जान बचाई अल्लाह का। वो बंदा आज तक पकड़ा नहीं गया, ना 15 मिनट भी थाने में नहीं बैठा। तो अगर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है जो हो रहा है, अच्छा, तो फिर इस और किस चीज को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहते हैं, ये जरा हमें भी समझ आ जाए। हमने तो नहीं की, हमने तो कहा कि इदारे अपना काम करें। ये तो कॉन्स्टेंटली जो ये कर रहे हैं सिंध हुकूमत वाले। अच्छा, एक और बड़े मजे की चीज थी, एम्बुलेंस में वो जा रहे हैं, वो इनाम फाउंडेशन एम्बुलेंस है। तो मैंने क्या, शर्जील इनाम साहब की एम्बुलेंस चलती है जेल से प्रिजनर को लेके जाने में? कमाल है, अरबों रुपए इनको बजट मिलता है, एम्बुलेंस भी नहीं प्रोवाइड। इनाम फाउंडेशन, अब पता क्या ये शर्जील इनाम साहब की एक फाउंडेशन है। आपको पता है ना इस मुल्क में क्या होता है निजामी साहब? इस मुल्क में जितना बड़े बड़े लोग हैं ना, बड़े बड़े जिन्होंने 2 नंबरी 10 नंबरी से भी पैसे कमाए, वो जल्दी फाउंडेशन बना लेते हैं अपनी, ताकि वो फिर बताएं कि जी पैसा कमाने के बाद तो ये वो वाली कहानी है। सारे शौकत खाना मुरीदी और चीपा की तरह नहीं होते, और बाकी इस तरह तमाशा बहुत होता है। जी जी, तो अब मैं ये आपकी स्क्रीन पे जी मैं जैदी साहब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप इसको सियासी इंतकाम कह रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब ने आज कहा कि ये जो कार्रवाई हुई है ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिंध हुकूमत को ख़त लिखा गया और उसके बाद उनके खिलाफ ये मुकदमा हुआ है, एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा सेल में कोबरा छोड़ दिया गया, मैंने मार दिया। मुर्तज़ा वहाब साहब ये सवाल उठा रहे हैं, यानी सिंध हुकूमत उठा रही है कि वहाँ सेल में कोबरा छोड़ा तो क्या हमने डंडा भी साथ दिया था? डंडा सेल में क्या कर रहा था? तो मतलब वो एक तजाद जो है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई तशद्दुद हुआ है अली मादिल शेख साहब पे। देखिए, मेरी अली मादिल शेख से आज बात हुई, मुझे तो उस वक्त से बात नहीं हुई जब से वो अरेस्ट हुए। तो उन्होंने जो मुझे कहा फोन पे कि जी मैं जेल में था, वो 3-4 पुलिस वालों ने मुझे बचाया, वरना मेरी बड़ी फैंटी लगती, थोड़ी बहुत मुझे पिटाई भी हुई है, लड़ाई झगड़ा भी हुआ है। तो मैंने, और ये जो तमाशा हो रहा है जो नजर आ रहा है दुनिया में, मैं तो समझता हूँ कि हमें एक बिल्कुल न्यूट्रल, अगर मैं देखता अपनी मर्जी का इनका आईजी, अपनी मर्जी का इनका चीफ सेक्रेटरी, ये फेडरल ऑफिसर है। मैं तो आज पीएम साहब से, बल्कि मैंने तो ट्वीट भी की है इसके ऊपर कि मैं तो पीएम ऑफिस से राब्ता ये मैंने किया है कि जनाब आप एक कस्टम आईजी को चेंज करें, बिकॉज ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो गए, हर महीने इनके ऊपर एक कॉन्ट्रोवर्सी आती है। और जेलर जो है, वो जो जेल का सुपरिटेंडेंट है, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क आता है, हालांकि शायद उन्होंने फिर भी शायद कोई काम वाम करके बचाया हो। सारे एमपीएस से हमारी सिक्योरिटी उन्होंने विड्रॉ कर ली है, खुद घूम रहे होते हैं 2-2, 3-3 गाड़ियां लेके। और मुझसे आपकी बात को वैसे कोई सीरियसली लेता भी नहीं, तो उसकी डजंट डिजर्व एन आंसर। जी निजामी साहब। अच्छा, ये हलीम आदिल शेख को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, आप कह रहे हैं, और शायद हुआ भी ऐसे ही है। उनका बुनियादी कसूर क्या था कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो? देखें, हलीम आदिल शेख जो है ना, वो इनको चुप तो रहा था, बिकॉज वो हर रोज जाके कोई ना कोई चीज एक्सपोज करते हैं असेंबली के अंदर, कभी कुछ ना कभी कुछ, और मीडिया इनको कवर करता है।
अच्छा, इंटरेस्टिंगली वो दूसरे हमारे एमपीएस को भी जाना चाहिए, लेकिन वो वाइड एमपी है जो इंटीरियर के अंदर भी जा रहा था। मैंने दूर सिंध के अंदर जाके भी वहां पे भी उनको एक्सपोज करा था। अलीम आदिल शेख ने वो दिखाया, वो इतना जो वीडियो चल गया कि जी वो गाय भैंसे बंधी हुई है स्कूलों में, ये दिखाता रहता है अलीम आदिल शेख हर जगह। तो इनको प्रॉब्लम तो अलीम आदिल शेख से है ना, तो अलीम आदिल शेख ने का इलेक्शन के दिन मौका मिला है इनको और उन्होंने वो काम उतार दिया। लेकिन ये कोई वो अलीम आदिल शेख के चला बाहर आ जाएंगे, लेकिन ये दोबारा एक्सपोज हो गए, हर रोज ही एक्सपोज होते हैं, दोबारा एक्सपोज हो। जी निजामी साहब, तो ये जैदी साहब ये मजमूई तौर पे देखा जाए तो एक बात तो अपनी जगह पे कि ये जो हालिया ज़िमनी इंतखाब हुए हैं सारे मुल्क में, इसमें पीटीआई वो कारकर्दगी नहीं दिखा सकी जिसकी तवक्को की जा रही थी। इसकी क्या वजह समझते हैं आप? मैं आपकी बात से 200% इत्तेफाक करता हूँ। एक नहीं, दो नहीं, मेरी नजर में 3 वजूहात हैं। अगर आपके पास है, मैं 1 मिनट के अंदर जवाब। पहली बात ये कि जो लीडरशिप थी ना हर लेवल की, मोस्ट ऑफ द लीडरशिप जो थी वो इलेक्ट हो गई। जब वो इलेक्ट हो गई तो वजीर बन गया। मैं आपको कराची के अंदर मैं ऊपर नीचे रात दिन, आपको पता है कि निजामी साहब, आपको तो पता है कि कराची में मैंने कितने साल और कितनी पॉलिटिक्स की, कौन सी कितनी खतरनाक हालात है। तो हम तो हर जगह, लेकिन जब हम इलेक्ट हो गए, वजारत मिल गई, तो फिर वजारत की और गवर्नेंस के इतने सारे इश्यूज हैं कि हम तंजीम से हमारा राब्ता और मुनक़ता तो नहीं हो गया, लेकिन इतना टाइम नहीं दे सक रहे। इस तरह हर जगह पे ये हालात हैं। दूसरा, नंबर 1 तो ये एक है जिसके ऊपर हमको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे भी इलेक्शन लड़ने, अगर पॉलिटिक्स करनी है तो अगला इलेक्शन भी लड़ना है। रिजल्ट तो अल्लाह के हाथ में है और अवाम का वोट किसकी तरफ जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन सियासत अगर करनी है तो इलेक्शन लड़के ही सियासत करनी है ना। इलेक्शन लड़के इलेक्शन जाएंगे तो हम सारों को एक गौर करनी पड़ेगी। टाइम खत्म हो गया है। अली जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वजीर हमारे साथ मौजूद है। निजामी साहब, आपका भी शुक्रिया आज के प्रोग्राम से इतना।